इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हॉरर मूवी की जो अपने सस्पेंस और क्रीपी एटमॉस्फेयर के लिए लेजेंडरी है। द वुमेन इन ब्लैक एक ऐसी हॉरर मूवी जिसकी स्टोरी आपको शुरू से एंड तक एंगेज रखेगी। इस मूवी को 1983 में सुजैन हिल्स द्वारा लिखी गई नोवेल के ऊपर फिल्माया गया था और ये फिल्म रिलीज होने के बाद काफी सक्सेसफुल हुई थी। तो बिना देरी के शुरू करते हैं द वुमेन इन ब्लैक मूवी एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत में हम तीन छोटी लड़कियों को देखते हैं जो डॉल के साथ खेल रही होती है, लेकिन अचानक उन तीनों की नजर कमरे में मौजूद एक औरत पर पड़ती है। उसके बाद वो तीनों खिड़की की तरफ जाने लगती हैं, जैसे मानो वो किसी के वश में हो। वो तीनों लड़कियां खिड़कियां खोलती हैं और वहां से कूदकर सुसाइड कर लेती हैं। आगे हमें एक आर्थर नाम के वकील को दिखाया जाता है जो हमेशा उदास सा रहता है क्योंकि उसकी पत्नी जिससे वो बहुत प्यार करता था अपने बेटे को जन्म देते वक्त मर गई थी। इस घटना के बाद आर्थर पूरी तरह से टूट जाता है, जिस वजह से वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पाता और उसकी नौकरी भी खतरे में आ जाती है। उसका बेटा जोसेफ अब 4 साल का हो चुका था। आगे हम देखते हैं कि आर्थर के बॉस उसे अपनी नौकरी बचाने का एक आखिरी मौका देते हैं। इस मौके में आर्थर को एक जिम्मेदारी दी जाती है। उसे क्रिथिन गिफोर्ड नाम के गांव में एल मार्श हाउस के सारे कागजात और डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए भेजा जाता है ताकि उस घर को बेचा जा सके। ये घर मिसिस एलिस ड्रेब्लो नाम की औरत का हुआ करता था जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। मिसिस ड्रेब्लो का एक छोटा बेटा भी था, लेकिन वो भी बहुत साल पहले दलदल में डूब के मर गया और अब इस हवेली का कोई भी वारिस नहीं है। आर्थर के बॉस उससे कहते हैं कि उस गांव में मिस्टर जेरोम नाम का एक लॉयर उसकी मदद करेगा। अब आर्थर अपने काम के कारण 3-4 दिन के लिए अपने बेटे जोसेफ को उसकी नैनी के पास देखभाल के लिए छोड़ देता है। आर्थर जब ट्रेन में सफर करता है तो वहां उसकी मुलाकात सैम नाम के आदमी से होती है। आर्थर उसे बताता है कि वो एल मार्श हाउस को बेचने के सिलसिले में वहां जा रहा है और उसका एक कमरा ड्रिफॉन होटल में बुक है। सैम का घर भी उसी रास्ते में पड़ता है, इसीलिए वो आर्थर को होटल तक लिफ्ट दे देते हैं। होटल पहुंचकर सैम आर्थर को अगले दिन अपने घर साथ खाना खाने के लिए इनवाइट करते हैं। आर्थर कहता है वो जरूर आएगा। आर्थर होटल के अंदर जाके वहां के मालिक से कहता है कि उसका यहाँ एक कमरा बुक है, लेकिन वो आदमी कहता है कि उसके नाम से यहाँ पर एक भी कमरा बुक नहीं है और यहाँ एक भी रूम खाली नहीं है। इतने में एक लेडी वहाँ आ जाती है। वो कहती है कि बाहर बारिश हो रही है और ऐसे खराब मौसम में हम इसे बाहर नहीं जाने दे सकते। वो आदमी कहता है कि हम इसे फिर वही कमरा दे सकते हैं जो हमेशा बंद रहता है। वो लेडी आर्थर को उस कमरे में ले जाती है और ये वही कमरा होता है जहाँ से उन तीनों लड़कियों ने सुसाइड किया था। अगली सुबह आर्थर मिस्टर जेरोम से मिलने जाता है। रास्ते में लोग उसे शक की नजरों से देखते हैं और अपने बच्चों को घर के अंदर ले जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। आर्थर जब मिस्टर जेरोम से मिलता है तो वो उसे एल मार्श हाउस के सारे जरूरी कागजात दे देते हैं, लेकिन आर्थर कहता है कि उसे उस हवेली में जाकर और भी कागजात लेने हैं। लेकिन मिस्टर जेरोम उससे कहते हैं कि वो सब मैं तुम्हें दे चुका हूँ, सारे जरूरी कागजात इसी लिफाफे में हैं। आर्थर कहता है कि मुझे बताया गया था कि वो कागजात बहुत सारे हैं और मुझे फ्राइडे तक इसी गांव में रुकना पड़ेगा जब तक कि मैं अपना काम पूरा नहीं कर लेता। लेकिन मिस्टर जेरोम आर्थर को एल मार्श हाउस जाने से मना कर देते हैं और वापस घर लौटने की सलाह देते हैं। मिस्टर जेरोम पहले ही कैकविक नाम के एक टांगा ड्राइवर को आर्थर को स्टेशन छोड़ने के लिए पैसे दे चुके थे। बाहर कैकविक आर्थर को स्टेशन ले जाने का इंतजार करता है, लेकिन आर्थर कैकविक से स्टेशन की जगह एल मार्श हाउस चलने को कहता है। इस पर कैकविक आर्थर से बहुत ज्यादा पैसे मांगता है और बताता है कि कोई भी उसे उस हवेली तक ले जाने के लिए तैयार नहीं होगा। आर्थर कैकविक को पैसे देकर हवेली की तरफ निकल पड़ता है। उस गांव से हवेली तक जाने के लिए एक बहुत ही पतला रास्ता होता है। ये रास्ता दलदली इलाके के बीच से होकर गुजरता है जो काफी डरावना लगता है। हवेली बिल्कुल वीरान जगह पर बनी होती है। जब ड्राइवर आर्थर को हवेली के पास छोड़ देता है तो आर्थर उसे 3 बजे वापस लेने को कहता है, लेकिन ड्राइवर बताता है कि वो 5 बजे से पहले नहीं आ पाएगा क्योंकि उससे पहले रास्ता पानी से भर जाता है। फिर आर्थर उसे 5 बजे ही आने को कहता है। आर्थर हवेली के अंदर जाता है और कागजों के ढेर के पास बैठकर अपना काम शुरू कर देता है। तभी उसे 2nd फ्लोर से किसी तरह की आवाज सुनाई देती है। वो ऊपर एक कमरे में जाता है जहाँ उसे कौवों का एक घोंसला दिखाई देता है। फिर आर्थर खिड़की से बाहर झाँक कर देखता है। उसे कब्रिस्तान के पास काले कपड़ों में एक औरत नजर आती है। आर्थर उसे देखकर बाहर चला जाता है, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे कोई भी नहीं मिलता। इसके बाद उसे एक औरत के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज का पीछा करता है। उसे वहां घोड़े की आवाज और एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज भी सुनाई देती है जो अपनी माँ को बुला रहा था।
ऐसा लगता है जैसे बच्चा किसी मुसीबत में है, लेकिन घनी धुंध की वजह से आर्थर को वहाँ कुछ भी साफ नजर नहीं आता। तभी अचानक कैकविक आर्थर के सामने आ जाता है, जो उसे लेने आया था। इसके बाद आर्थर पुलिस स्टेशन जाकर बताता है कि उसने उस हवेली के पास किसी को मदद के लिए पुकारते सुना था। ये सुनकर पुलिस ऑफिसर आर्थर को बताते हैं कि जब से मिसेस ड्रेबलो का बेटा उस दलदल में डूबकर मर गया था, तब से कई सालों से वहाँ पर कोई भी नहीं गया। आर्थर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसने वहाँ पर एक औरत को भी देखा था। ये बात सुनते ही पुलिस ऑफिसर थोड़ा हैरान हो जाते हैं और अंदर चले जाते हैं। तभी पुलिस स्टेशन में दो बच्चे अपनी बहन विक्टोरिया को लेकर आते हैं। विक्टोरिया की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। उसके भाई आर्थर को बताते हैं कि उनके मम्मी पापा घर पर नहीं हैं और विक्टोरिया ने गलती से जहर पी लिया है। अचानक विक्टोरिया की तबीयत और खराब हो जाती है और कुछ ही पलों में वो आर्थर की गोद में ही मर जाती है। शाम को आर्थर सैम के घर डिनर के लिए जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि सैम का भी एक बेटा हुआ करता था, जो बहुत साल पहले गुजर गया था। उस घटना के बाद से सैम की पत्नी यानी उस बच्चे की माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं रहती। अगले दिन सैम आर्थर को एल मार्श हाउस छोड़ने जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में गांव के कुछ लोग उनका रास्ता रोक लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब से आर्थर उस हवेली में गया है, तब से कोई बुरी शक्ति जाग गई है और इसी वजह से विक्टोरिया की जान गई है। वो आर्थर को वापस जाने के लिए कहते हैं, लेकिन सैम गांव वालों की बातों पर भरोसा नहीं करते और उन्हें चकमा देकर आगे निकल जाते हैं। वो आर्थर से कहते हैं कि ये सब अंधविश्वास है और इन सब बातों पर वो यकीन नहीं करते। इसके बाद सैम आर्थर को हवेली छोड़ देते हैं और जाने से पहले आर्थर को कुछ कैंडल्स देते हैं और साथ ही अपना एक डॉग भी दे देते हैं, ताकि आर्थर को अकेलापन महसूस ना हो। वो आर्थर से कहते हैं कि वो रात को उसे लेने आएंगे और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। आर्थर हवेली के अंदर जाकर कुछ कैंडल्स जलाता है और फिर अपने काम में लग जाता है। तभी वो डॉग बाहर की तरफ देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है। आर्थर बाहर जाकर देखता है, लेकिन वहाँ उसे कोई भी नजर नहीं आता। फिर आर्थर वापस घर की तरफ बढ़ता है। तभी उसे एक खिड़की में किसी औरत की परछाई नजर आती है। आर्थर तुरंत उस कमरे में जाकर देखता है, लेकिन वहाँ कोई औरत मौजूद नहीं होती। जब वो खिड़की से बाहर झांकता है तो उस औरत का साया आर्थर के पीछे ही खड़ा होता है, लेकिन आर्थर को वो नहीं दिखती। बाद में आर्थर को वहां रखे डॉक्यूमेंट से सच का पता चलता है। उसे मालूम होता है कि जो बच्चा दलदल में डूबकर मरा था, वो एलिस ड्रेबलो का नहीं, बल्कि उसकी बहन जैनेट का बेटा था। एलिस और उसके पति ने उस बच्चे को सिर्फ गोद लिया था, क्योंकि जैनेट की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। लेकिन एलिस और उसके पति ने अपनी बहन जैनेट के साथ बहुत गलत किया। वो जैनेट को अपने ही बच्चे से मिलने नहीं देते थे, और जिस दिन घोड़ा गाड़ी दलदल में डूब रही थी, उस दिन एलिस और उसके पति ने सबसे पहले अपनी जान बचाई। वो चाहते तो बच्चे को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और बच्चे को वहीं छोड़ दिया। अपने बेटे की मौत का दर्द जैनेट बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपनी जान ले ली। इसके बाद आर्थर को हवेली की दीवारों पर जैनेट के लिखे हुए कुछ शब्द दिखते हैं, जिसमें उसने लिखा था कि वो अपने बेटे की मौत के लिए कभी किसी को माफ नहीं करेगी। थोड़ी देर बाद आर्थर को हवेली में अजीब और डरावनी घटनाएं महसूस होती हैं। उसे घर के बाहर उन सब बच्चों की आत्माएं नजर आती हैं जो मर चुके होते हैं। एक कमरे में आर्थर को जैनेट खुद को फांसी लगाते हुए भी दिखती है, जिससे आर्थर बुरी तरह घबरा जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी सैम भी वहां पर पहुंच जाते हैं। अगली सुबह सैम आर्थर को अपने घर ले जा रहे होते हैं। रास्ते में दोनों देखते हैं कि मिस्टर जेरोम के घर में आग लग गई है और उनकी बेटी लूसी अंदर ही फंसी होती है। आर्थर तुरंत घर के अंदर जाकर लूसी को बचाने की कोशिश करता है। तभी वो देखता है कि लूसी के पास वही काले कपड़ों वाली औरत खड़ी हुई है, जिसे उसने पहले हवेली में देखा था। लूसी उस औरत की तरफ देख रही होती है और अचानक खुद पर आग लगा लेती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है, और ये घटना आर्थर को अंदर तक हिला देती है। जब आर्थर सैम के घर जाता है तो वो उनकी वाइफ से पूछता है कि उनके बेटे निकोलस की मौत कैसे हुई। मिसेस डेली बताती है कि वो अपने दोस्तों के साथ बीच पर खेल रहा था और बाढ़ में डूबने से उसकी और उसके दोस्तों की मौत हो गई। मिसेस डेली आर्थर से पूछती है कि क्या तुमने भी उस औरत को देखा था। आर्थर उन्हें बताता है कि लूसी की मौत के वक्त वो औरत वहीं थी। इस पर मिसेस डेली आर्थर को बताती है कि अब तक जिन भी बच्चों की जान गई है, वो सब उसी औरत की वजह से गई है। उस औरत ने ही उन बच्चों को खुद की जान लेने के लिए मजबूर किया था। ये सब बताते बताते मिसेस डेली को फिर से पागलपन का अटैक आ जाता है। तभी वहाँ पर सैम आ जाते हैं और अपनी वाइफ को शांत कराने की कोशिश करते हैं। यहाँ आर्थर को पता चलता है कि वो काले कपड़ों वाली औरत जैनेट ही होती है, जो अपने बेटे की मौत का बदला बाकी बच्चों की जान लेकर पूरा कर रही थी। आर्थर सैम से पूछता है कि कहीं ना कहीं तुम भी इस बात से डरते थे कि उस हवेली में जाना ठीक नहीं है, फिर भी तुम मुझे वहाँ क्यों ले गए। सैम कहते हैं कि मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। उसके बाद आर्थर सैम से कहता है कि उसका बेटा जोसेफ अपनी नैनी के साथ यहाँ आने वाला है। वो अपने बेटे की जान खतरे में नहीं डालना चाहता। आर्थर जल्द से जल्द स्टेशन पहुंचना चाहता था,
लेकिन वहां पर पानी भर जाने के कारण सैम आर्थर को स्टेशन नहीं ले जा सकते थे। वो कहते हैं कि 5 बजे के बाद ही वो उसे यहाँ से स्टेशन ले जा सकते हैं। तभी आर्थर के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि अगर जेनेट के बेटे की लाश को बाहर निकाल दिया जाए तो शायद जेनेट अपने बेटे से दोबारा मिल सके और उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। आर्थर सैम की कार की मदद से जेनेट के बेटे की बॉडी को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद आर्थर उस बच्चे की बॉडी को उसकी माँ यानी जेनेट की बॉडी के साथ दफन कर देता है। यहाँ आर्थर को लगता है कि उसका काम पूरा हो गया है और अब वो काले कपड़ों वाली औरत किसी भी बच्चे की जान नहीं लेगी। उसके बाद सैम और आर्थर स्टेशन के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी हवेली से उस औरत की आवाज आती रहती है जो बार बार एक ही बात कह रही थी, वो अपने बेटे की मौत के लिए कभी किसी को माफ नहीं करेगी। रात को आर्थर सैम के साथ स्टेशन पहुंचता है और अपने बेटे जोसेफ से मिलता है। सैम आर्थर से कहता है कि वो आराम करने के लिए उसके घर चल सकता है, लेकिन आर्थर मना कर देता है और कहता है कि बस वो अब जल्द से जल्द अपने घर लौटना चाहता है। इसी दौरान जोसेफ आर्थर का हाथ छोड़कर ट्रेन की पटरियों पर चलने लगता है। आर्थर जब पलट कर देखता है तो उसे वही काले कपड़ों वाली औरत फिर से नजर आती है। वो देखता है कि जोसेफ के सामने ट्रेन आ रही होती है। आर्थर अपने बेटे को बचाने के लिए खुद भी पटरियों पर आ जाता है और तभी वहां से ट्रेन गुजर जाती है। अगले ही पल हम देखते हैं कि आर्थर अपनी गोद में जोसेफ को पकड़े हुए है। वो आसपास देखता है लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता। तभी जोसेफ आर्थर से पूछता है कि पापा वो औरत कौन है। इस पर आर्थर मुस्कुराता है और कहता है कि बेटा वो आपकी मम्मी है। यहीं पर हमें पता चलता है कि आर्थर और उसका बेटा दोनों ही ट्रेन से मर चुके हैं, लेकिन मौत के बाद भी दोनों खुश नजर आते हैं क्योंकि आर्थर के परिवार में जो अधूरापन था वो मरने के बाद पूरा हो जाता है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मूवी का कौन सा सीन सबसे ज्यादा डरावना लगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।